अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है पॉइंटिंग वेक्टर का। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। तो जनाब हम जान के कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर वो वेव है तो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब ये एनर्जी जिस बॉडी पे फ़ॉल करेगी वो न बॉडी एनर्जी रिसीव करेगा। तो अब आप यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट कांसेप्ट आ जाता है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट पर यूनिट एरिया। ऐसी वेव जो यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर पा रही है, दैट इज डिस्क्राइब बाय अ वेक्टर जिसे हम कहेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। तो जनाब अब आपको समझ आया कि पॉइंटिंग वेक्टर का कंसेप्ट किस चीज के बारे में है। हम क्या डिस्कस करें, एक तरह से इंटेंसिटी डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट पर यूनिट एरिया किसी वेव का, उससे हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे एस, जो कि पॉइंटिंग वेक्टर होगा, जो हम जॉन हेनरी पॉइंटिंग के एक साइंटिस्ट के ऑनर में उनको ये नाम दिया जा रहा है। टूल हमारे पास क्या है, एस वेक्टर इक्विवेलेंट है 1/μ0 E क्रॉस बी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है E क्रॉस बी का। तो अब आपके पास जो डायरेक्शन होगी पॉइंटिंग वेक्टर की, वो आप उसी सिंथ में लोगे जिस सिंथ में वेव ट्रेवल कर रही है, यानी जिस सिंथ में एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो जनाब डायरेक्शन का मामला तो बड़ा सीधा है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाया जा सकता है ई क्रॉस बी के। तो जिस सेंथ में आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, उस सेंथ में आपके पास इतना वेव ट्रेवल करेगी, इसका मतलब उसी सेंथ में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी। अब बात है, मुद्दा है मैग्नीट्यूड का। तो अगर आप पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो तो हम उसे ये भी कह सकते हैं एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी फ्लो करती है। ठीक होगी बात। और वो जो यूनिट एरिया है उसे वहां पे परपेंडिकुलर प्लेस होना चाहिए प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी के। तो मैं दो बातें कर रहा हूं कि किसी यूनिट एरिया का यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी फ्लो की, और वो यूनिट एरिया कैसा होना चाहिए, वो एनर्जी के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये अब बात हम यहां तक कर बैठे हैं। ठीक होगी बात। अब हमें पता है, हमने ट्रैवलिंग वेव में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही है। तो इसका मतलब आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो किसी भी वक्त जब आपने देखना होगा वो टाइम का फंक्शन होगा, क्योंकि हर लम्हा तो ई और बी की वैल्यू में क्या आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर किसी भी लम्हे आपके पास हम देखेंगे तो डेट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। ठीक है जनाब। अब आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो फ्रीक्वेंसीज है वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो अब आपके पास इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में लम्हा ब लम्हा चेंज आ रहा है वो बहुत ज्यादा चेंज है, तभी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये इतना रैपिड चेंज है कि हमें यहाँ पे उसकी एवरेज वैल्यू देखनी पड़ जाती है, कि हम उसको एवरेजली डिस्कस कर देते हैं। बात समझ आई। क्योंकि आपके पास जैसे आप एक्स रेज की बात करो, गैमा रेज की बात करो, तो हाई फ्रीक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं। तो आपके पास ये जो पॉइंटिंग वेक्टर में टाइम वेरिएशन आएगी ये इतनी तेज होगी, तो हम उसे वैसे डिस्कस करना मुनासिब अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो अप्रोप्रिएट हम उसकी एवरेज वैल्यू डिस्कस कर रहे होंगे। फिर जो अगली बात है कि आपके पास अब एवरेज वैल्यू भी मैंने तय कर ली, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो एक तरह से मुझे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देगा। ये लफ्ज मैंने शुरू में बोल दिया था कि आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताने वाला है, वो आपको बताने वाला है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट दैट पॉइंट। क्लियर। तो जनाब अब आप जानते हो कि आपने अभी टूल लिख दिया था कि एस बराबर है एक्स इंटू टी का फंक्शन है 1/μ0 ई एक्स टी, और बी एक्स टी आ जाएगा। अब आप जानते हो कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे लेता हूँ और मैग्नेटिक फील्ड को जी एक्सिस पे लेता हूँ, जैसे हमें ट्रैवलिंग वेव वाले टॉपिक में देखा था, तो साथ में मैंने वेक्टर होने के नाते मैग्नीट्यूड भी लिख दिया और डायरेक्शन भी लिख दी। अब मैग्नीट्यूड अलग कर लेते हैं, डायरेक्शन अलग कर लेते हैं। तो ई नॉट बी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, जे क्रॉस के आई यूनिट वेक्टर के तौर पे हम ले लेंगे। अब कॉस स्केयर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 के तौर पे। 2 बाहर अगर ले लिया जाए और आप सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस करना चाहो तो एस एक्स टी बराबर आ जाएगा ई नॉट बी नॉट 2/μ0 1 प्लस 2 कॉस 2 के एक्स माइनस ओमेगा टी के। अब मैं जानता हूं कॉस की एवरेज वैल्यू तो जीरो होती है।
ठीक हो गया बात। तो इसका मतलब जब आप पॉजिटिव हाफ में देखोगे, नेगेटिव हाफ में आधी आएगी, तो वो एवरेज वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो अब आप एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए जब देखोगे, इसका मतलब कॉस फुल साइकिल पे 0 आ रहा है, तो 1 + 0 1 आ जाएगा। तो आप रिमेनिंग फैक्टर क्या लिखने वाले हो, ई नॉट बी नॉट और डिवाइडेड ओवर 2 म्यू नॉट। ई नॉट ओवर बी नॉट को हम सी कह सकते हैं, तो ये फंक्शन आ जाएगा ई नॉट स्केयर ओवर 2 सी म्यू नॉट। अगर आप यहां से पॉइंटिंग वेक्टर को समझोगे तो बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि आप यहां से ये सोचोगे कि भाई आप जो एनर्जी एसोसिएट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो ज्यादा है। किसके लिहाज से? मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से। मगर ये गलत बात है। दोनों एनर्जीज तो हमने एक जैसी देखी थी, इन फेज थी, और आपके पास एक साथ उनका मैग्नीट्यूड भी सेम था। तो आपके पास इसका मतलब इस टूल से हमें सही समझ नहीं आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ई नॉट स्केयर ओवर 2 सी म्यू नॉट को ई नॉट की जगह सी बी नॉट स्केयर कर देंगे। तो अब आपके पास स्केयर है, डिवाइडेड बाई 2 सी म्यू नॉट आ जाएगा। तो आप यहां से इसे ओपन करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं कि भाई अब आप गौर करो तो अब ऊपर बी नॉट आ गया है। तो अब वही बात आप बी नॉट के लिए कह दोगे कि बी नॉट अब आपके पास एक तरह से डोमिनेंट हो जाएगा, जो कि गलत बात है। तो इसका फिर अल्टरनेट तरीका देखते हैं समझने का। लेट्स से हम दोबारा उस ट्रैवलिंग वेव वाली फिग पे जा पहुंचे हैं, जिसमें एक बॉक्स था जिसमें से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कर रही थी। तो अगर मैं कहूं कि इसकी एनर्जी, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट प्लस मैग्नेटिक कंपोनेंट की एनर्जी मिलकर टोटल एनर्जी बनाएगी। तो यू ई प्लस यू बी एडीएक्स आ जाएगा। एडीएक्स यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम आ जाएगा। और यू ई इलेक्ट्रिक एनर्जी, यू बी मैग्नेटिक एनर्जी। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी 1/2 म्यू बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट पढ़ा हुआ है। अब एडीएक्स यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, तो हम ई की जगह क्या लगा सकते हैं, सी बी, और इसी तरह बी की जगह क्या लगा सकते हैं, ई बाई सी के तौर पे। तो अब अगर आप इसको थोड़ा सिमेट्रिक में लेके आना चाहो तो कुछ कॉमन लिया जा सकता है। ई बी दोनों साइड पे है, उससे भी कॉमन ले लेंगे, ई बी एडीएक्स बाहर आ जाएगा। अब इससे एलसीएम उठाने के बाद क्या बनेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट सी के तौर पे आ जाएगा। अब क्या है जनाब, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर तो 1 के बराबर है, हमने ट्रैवलिंग वेव में ये फार्मूला देखा था। तो इसका मतलब 1 + 1 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर म्यू नॉट सी बचेगा, जो मल्टीपल होगा किससे, ई बी ए डी एक्स से। तो ये चीज हमने लिख दी बाकी यहाँ पे। अब जनाब अगर आप इसे एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम डिस्कस करना चाहते हो, पर यूनिट एरिया, तो हम जानते हैं डी यू बराबर आ जाएगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और टाइम डी एक्स बराबर लिख सकते हैं किस चीज के, सी डी टी के। यहाँ से डी टी किसके बराबर लिखा जा सकता है, डी एक्स ओवर सी के। तो वही काम किया, ए वैसे लिख दिया, ऊपर डी यू की वैल्यू डाली, तो ई बी ए डी एक्स ऊपर आ जाएगा, म्यू नॉट सी नीचे आ जाएगा। डी टी की जगह क्या लिख दिया, डी एक्स ओवर सी, डी एक्स से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा 1 ओवर म्यू नॉट ई बी। तो यहां से अब आपको पता चलता है कि बुनियादी तौर पे कि यह सही टूल है जो हमें दोनों कंपोनेंट्स का बता रहा है कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक होगी बात। पॉइंटिंग वेक्टर यानी जो एनर्जी का फ्लो है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के भी प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक कंपोनेंट के भी प्रोपोर्शनल है। तो जनाब ये कंसेप्ट था हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर का, जो एक तरह से इंटेंसिटी समझाता है, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का बात बता रहा होता है। तो जनाब ये था हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर का कंसेप्ट। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई कंसेप्ट हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।